राहुल गांधी जी, मुझे इस बात का दुख है कि इतने बड़ी पार्टी का नेता आज उनकी आइडेंटिटी फेक हो गई है। बिहार में जाकर के सोचो कैसा लगता था कि तेजस्वी यादव के पीछे ऐसे और राहुल गांधी खड़े हैं, उनके पीछे कन्हैया कुमार खड़े हैं। व्हाट पिक्चर यू आर शोइंग। एक कृषि बिल आया है, अभी तो ये दवाई आई है, अभी तो इसका असर दिखना है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। आज अगर अब जब किसी को बोलो ना कि भाई साहब आपको सांसद बनना है तो लोग कांपने लग रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी युग का सांसद ही है। मैं ओपन टू टेक एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके हर रूप में आपने उनको प्यार दिया। मसलन जब उन्होंने सिंगिंग की तब आपने उनके सुर से सुर मिलाया, जब उन्होंने एक्टिंग की, अपनी अदायगी का जलवा दिखाया, तब भी आपने उनको ढेर सारा प्यार दिया। उसके बाद जब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की तब भी आपने उन्हें बहुत प्यार दिया। और आज आलम यह है कि वो अच्छे नेताओं के, मतलब कि विपक्षियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। हमारे साथ है मनोज तिवारी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू नम्रता। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगी। बिहार चुनाव हो, आपने बहुत शानदार जीत एनडीए को मिली है। इसके अलावा उपचुनावों में आपको जीत मिली है। अब शुरुआत इससे करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वो जो गढ़ है उसमें सेंध कैसे लगाएगी बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह बोल रहे हैं और ऑडियंस में जितना क्रेज है बीजेपी को लेकर, मोदी लहर जैसी है, क्या कुछ प्लानिंग की है आपने? देखिए, हम लोग एक ही प्लान करते हैं नम्रता, कि हर प्रदेश के समस्याओं को समझते हैं, उसका सकारात्मक निदान निकालते हैं, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये अपनी पार्टी से ज़्यादा ऊपर देश को मान के चलते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो जब इस भावना में आप चलोगे तो मैं समझता हूँ ये देश का ऐसा मिजाज है कि वो उसको थोड़े समय में पहचानना शुरू कर देता है और उसका फिर रिजल्ट अच्छा होता है। वही हमने बिहार में देखा। वही देखा हमने। क्योंकि देखो, बिहार का रिजल्ट तो इतना बड़ा है नम्रता जी कि मैं बिहार में देख रहा था। आप सोचो, राहुल गांधी जी पहले बोलते थे हम कन्हैया कुमार के साथ नहीं हैं, बट वो कन्हैया कुमार के साथ मिल के लड़ रहे थे। और तेजस्वी यादव जी, जिनको एक लोगों ने सोचा कि इनको हम थोड़ा स्थान देंगे अच्छा, लेकिन वो फिर से वही जातिवाद की बात करना कि वो बड़ी कास्ट के लोग सीना चौड़ा करके कैसे चल सकते हैं, तो फिर कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े नेता को, गैंग के नेता को लेकर के चलना। तो बिहार तो समझ जाता है कि भैया ये तो फिर से वही बात कर रहे हैं जो जंगल राज की बात में होती थी। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है। मैं जो समझ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को समझ रहा हूँ या हमारे एलाइज हैं, एक ही उद्देश्य है कि अगर देश के लोगों का भला होता है तो हम 50 बार अपनी गलती पे क्षमा मांग सकते हैं, या नहीं अगर उसके लिए कोई बड़ा स्टेप लेना है तो उठा सकते हैं। जनता का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। सर, आपने एक चीज नोटिस की, जब ये बिहार के नतीजे आए हैं उसके बाद आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर आप हैं, आपने शायद नोटिस की होगी ये चीज कि एक ट्रेंड चल पड़ा था बिहार इलेक्शंस के बाद जब नतीजे आए कि कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती जा रही है उसकी लुटिया डुबोती जा रही है। ये तो मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही कह दिया था। देखिए, कांग्रेस का मूल उद्देश्य न सत्ता हो गया है। वो सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से सत्ता ले लो। हमने भले ही जीवन भर अखिलेश यादव को गाली दी हो, उनके पिता को हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश की हो राजनीतिक रूप से, लेकिन चुनाव में फ़ायदा है तो आओ अखिलेश और राहुल गांधी मिल जाते हैं। तो जनता समझती है, बिल्कुल। फिर उनके देखा देखी वो भी सपा बसपा मिलने लगे। तो कहते हैं ना कि संक्रामक रोग जब आता है ना तो संक्रमण फैलाता ही फैलाता है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, मुझे इस बात का दुख है कि इतने बड़ी पार्टी का नेता आज उनकी आइडेंटिटी फेक हो गई है।
कहीं दिखावा के लिए टीका लगाते हैं, कहीं दिखावा के लिए शिव भक्त बन जाते हैं, तो कहीं जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहीं गौ माता की हत्या पे कुछ नहीं बोलते हैं। एक मिजाज रखो, एक भाव रखो, जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। हम अपनी भाव और एक रास्ते पे विचार पे चल रहे हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा विचार है सबका साथ सबका विकास। विश्वास मिल रहा है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अपनी किताब में राहुल गांधी का जिक्र इस तरीके से कर रहे हैं कि वो एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हैं पर उनमें योग्यता की कमी है। इससे हम लोगों को दुख पहुंचा है कि ऐसी छवि गई है बाहर। ऐसी छवि गई बाहर। राहुल गांधी इज अ बिग लीडर ऑफ इंडिया, और अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी रही है, तो अगर उसके लीडर के बारे में अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ऐसी बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश का भी बदनामी है। बिल्कुल। और उसके कारण राहुल गांधी जी को नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनको सिंसियर बात करनी चाहिए। हम लोगों से तो बहुत सीनियर है ना, लेकिन इसके बाद भी आप बिहार में जाकर के सोचो कैसा लगता था कि तेजस्वी यादव के पीछे ऐसे और राहुल गांधी खड़े हैं, उनके पीछे कन्हैया कुमार खड़े हैं। व्हाट पिक्चर यू आर शोइंग। आप इतने बड़े नेता हो करके आप सिर्फ सत्ता लोलुपता दिखा रहे हैं, तो इसमें देखो जनता अपना जवाब दे रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात करते हैं किसान आंदोलन के मुद्दे पे। देखिए, ये ऐसा एक टॉपिक है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चलन में है। जो सरकार की कृषि नीति है, जितना मैंने पढ़ा है, सुना है अपने लेवल पर, मुझे समझ में आया कि बहुत फ़ायदेमंद है। सोशल मीडिया पर भी यही चलन है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को फ़ायदा देंगी। इन सब के बीच में आप भी चूंकि किसान बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, कितना अंतर आप पाते हैं, क्योंकि और भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी कृषि नीतियां वो लोग लेकर आए हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, वो अपनी कृषि नीति लेकर आए हैं। आप कितना डिफरेंस पाते हैं? और सर, किसान के तौर पर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं 200 बीघे का किसान हूँ। मैंने अभी परसों दिन अपनी एक ट्विटर पे फोटो डाली है। जब जन्मदिन था नड्डा जी का, तो मैं अपने गांव के खेतों में ही बात कर रहा था, अपने खेत में। ये सच्चाई है कि बहुत लंबे समय से किसानों की स्थिति बदहाल है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, 1100 प्रति क्विंटल, 1100 रुपया प्रति क्विंटल का धान आज 1865 रुपया प्रति क्विंटल का MSP है। हाँ, जब 1100 रुपया क्विंटल था तो वो 800 रुपया बिकता था। अब जब 1865 हो गया है, तब वो 1500 बिक रहा है, 1600 बिक रहा है, 1400 बिक रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि MSP को किस तरह से लोगों को दिलाया जाए। वही काम करने के लिए एक कृषि बिल आया है। अभी तो ये दवाई आई है, अभी तो इसका असर दिखना है, तब तक कुछ लोगों में परेशानी है, लेकिन फिर भी हम बड़ी विनम्रता से हम सबको कह रहे हैं, सभी देखिए, किसान भाइयों के लिए तो कोई ईगो ही नहीं है ना केंद्र सरकार के पास। हम 20 बार आपके साथ बैठने को तैयार हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार बैठी है और इसका कुछ न कुछ अच्छा हल होगा। किसान भाई भी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये सारी जो नरेंद्र मोदी जी को इतना प्यार मिला है देश का, उस प्यार को खोएंगे। कोई नहीं खोना चाहेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, वैसे तो चूंकि मनोज तिवारी हैं, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी हैं, तो सर मैं तो नहीं चाहूँगी कि सिर्फ पॉलिटिकली ये इंटरव्यू हो। देश के जो भी हालात हैं, जैसे भी आप समझ पा रहे हैं, चूँकि आप इस जगत से ताल्लुकात रखते रहे हैं, मतलब आप सिंगिंग भी की, आपने अदायगी भी की, आप बहुत ज़मीनी स्तर पर समझते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, ट्विटर पे मैं आपको फॉलो करती हूँ इसलिए मुझे पता है। तो कुछ देश के माहौल के संदर्भ में कुछ कहना चाहें ऑडियंस? मैं तो सबसे बोलना चाहता हूँ, हमारे पिताजी एक गीत गाते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये लाइन हर उस व्यक्ति के लिए है जो गौरवशाली भारत का कल्पना करने वाला है। एक भारत की नई भोर हुई है, जहाँ इशू है तो सरकार सुन रही है, उसको निदान करने का पूरा कोशिश कर रही है। इसलिए मेरे जैसा, मैं तो देखिए 98 फिल्में कर लिया, 4900 से 4-5 गाना ज़्यादा हो गया,
4,900 से ज़्यादा गाना गा चुका, फिर भी मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साधक की तरह लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिन जनता ने हमको बनाया उनको सही मायने में देने का अवसर है हमारे पास। सर, गाने से मुझे याद आया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अयोध्या पर, तो मैंने ऐसा सुना है कि आपने रातों रात एक गाना लिखा था। और आपने लिखा ना? हाँ? जब ये फैसला आया कि वहाँ मंदिर बनेगा, हाँ। तो उसके बाद और ये भी फैसला आ गया कि मस्जिद भी एक जगह बन जाएगी, तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने तुरंत कलम उठाई और लिखा कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, शिलान्यास के बाद हमें फिर जाकर ईंट लगाना है। और मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैं गया भी। हम वहाँ रामलीला में भाग लेकर के आए। अच्छा। हम उस धरती को छू करके आए। और मैं समझता हूँ कई लोग कई ढंग से देख रहे होंगे। मेरा मानना है कि यही राह है जहाँ सजेगी कौमी एकता की भी मिसाल, यही राह है जहाँ कटेगी हर बाधा कितनी विकराल, यही राह है जहाँ सजेगी कौमी एकता की भी मिसाल। देखो अब झगड़ा क्या है, मस्जिद वालों को मस्जिद मिल गई, मंदिर वालों को मंदिर मिल गया। अब सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है जो हमने बीजेपी के राज में देखी है कि बहुत सारे ऐसे नामी चेहरे रहे हैं जिनका सफ़र शुरुआत करवाई है बीजेपी ने, मतलब राजनीतिक पारी शुरुआत की है। देखिए, आप हो गए हैं, गौतम गंभीर हो गए हैं, मतलब अलग अलग फील्ड से बड़े बड़े चेहरे चुने हैं। हंसराज हंस हो गए हैं। तो सोनू सूद का अगला नंबर हो सकता है क्या? अगर वो आते हैं तो बहुत सुंदर बात है। देखो, आपको एक बात बताऊं, लोग समझते थे पहले कि पॉलिटिक्स एंजॉय करने की चीज़ है। आज अगर अब जब किसी को बोलो ना कि भाई साहब आपको सांसद बनना है, तो लोग कांपने लग रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी युग का सांसद ही है। यहाँ पे या तो आप इस रफ्तार के साथ चलोगे या तो इजेक्ट हो जाओगे, आपको बन के रहना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ, मैं भी जब आया था तो मैं सोचा था ना एक बार सांसद बन जाते हैं, एक ठप्पा लग जाएगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने वो संसद की सीढ़ियों पे मत्था टेक दिया ना, मैं बदल गया उस दिन, नम्रता। और मैं अब मुझे लोग ना कभी कभी किसी बात पे मुझे ट्रोल भी कर देते हैं, कुछ मुझे लोग कुछ भी बोल देते हैं, मैं उसका कोई चिंता नहीं करता, चिंतन करता हूँ उसका कि हाँ, हो सकता है कि पब्लिक ने कुछ बात कही है तो उसमें कुछ हमारे ग्रहण करने लायक हो। मैं ओपन टू टेक एनी सजेशन फ्रॉम एनीवन। इसके लिए ना बड़ा कलेजा चाहिए आज के समय में नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि या तो आप परफॉर्म करेंगे और नहीं तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मैं कहूँ, और आपने भी एक मिशन अनिवार्य शुरुआत की थी उसकी, जिसमें आपने महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे थे। उनकी संख्या शायद कुछ लाख थी और वो 1 करोड़ हो गई है। 1 करोड़। तो उस बारे में थोड़ा हम लोगों बता ने दीजिए। 6 लाख का टारगेट रखा। फिर जिस तरह से लोग आए, और पहले तो था ना कि हम कहाँ से एक 6 लाख सैनिटरी पैड लाने के लिए भी तो हमको पैसा, बजट की आवश्यकता थी। हमारा सारा बजट कोरोना संकट में चला गया, हमारे पास कोई बजट है नहीं। तो आप देखिए ना, वहाँ पे हमने वो मिशन अनिवार्य का एक बोर्ड लगा हुआ है जी। वो मिशन अनिवार्य हमने शुरू इसलिए किया कि ये ऐसी ज़रूरत है जो अनिवार्य है, और इसमें बहुत सारी संकोच है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें संकोच में लोग बोलते नहीं और सारी प्रॉब्लम आती रहती है। तो हमने कहा चलो, हम मनोज तिवारी अपनी कुछ बहनों को साथ रखा, दिल्ली से, और कुछ दिल्ली पुलिस के भी लोगों को रखा, और हम लोगों ने पहले 6 लाख का टारगेट पूरा किया, फिर 18 लाख का पूरा किया। इसमें करीब मुझे लगता है हम लोग ये 60 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। 1 करोड़ बहनों को, बच्चियों को
हमें सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जैसे ही हम लोग ये सब कुछ सोचने लगे, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया में सैनिटरी पैड लाना शुरू कर दिया जन औषधि दुकानों पे। तो मैं समझता हूँ इसकी बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नेचुरल है और नेचर के साथ हम जैसी छुपाव करेंगे तो तमाम रोगों के शिकार हो जाए। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है बीजेपी की तरफ से। और पता है एक चीज़ और है मनोज सर की नीतियाँ तो बहुत सारी हैं, योजनाएं तो बहुत सारी हैं बीजेपी की, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। उसके लिए कुछ आपको नहीं लगता किया जाना चाहिए? क्योंकि कितनी सारी ऐसी, जब पढ़ने बैठो तो इतनी सारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, लोगों को यही नहीं पता है कि बीजेपी हमारे लिए क्या कुछ कर रही है, जनता के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। आपको नहीं लगता कि उस दिशा में भी थोड़ा सा काम हो जाना चाहिए? अभी हम लोगों ने दिल्ली में, हमारे 280 वार्ड है, हर वार्ड का हमने प्रशिक्षण शिविर लगाया और सबको यही समझाया कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। ये नारा नहीं है, 20 लाख करोड़ की एक योजना है। तो हमने सबको ट्रेंड करके फिर वो ट्रेनिंग की चेन बना रहे हैं ताकि वो जमीन पर जा करके जिसको किसी को लोन चाहिए, भाई आपको सारा काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा देने के लिए सरकार तैयार है, कम से कम इंटरेस्ट पे तैयार है, कहीं कहीं 0 इंटरेस्ट पे तैयार है। आप सोचिए, जिसको 3 साल का हमने कहा ना कि आप अपना बिजनेस शुरू करिए, 3 साल आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, कितनी बड़ी सहायता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को हम भी समझा रहे हैं और मैं ऐसे आप जैसे चैनलों के ओनर से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका भी कुछ प्लान बनाइए, क्योंकि ये रुचिकर सब्जेक्ट नहीं है ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद बोरिंग होने लगेगा। लेकिन अगर हम 50 लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। अब इस समय कृषि बिल आने के बाद लोगों को वेयर हाउस बनाना चाहिए, लोग खुद ही जा कर के किसानों का अनाज खरीद सकते हैं। देखिए हमारा कल परसों में बड़ा रिजल्ट आएगा, किसान को भी संतुष्ट करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि जब मनोज तिवारी जी सामने होंगे तो खुद ब खुद निकल कर आ रहे थे। आप यकीन मानिए मैं कुछ प्रिपेयर कर नहीं आई थी, ऑन द स्पॉट जैसे आप रिएक्शंस दे रहे थे ना, होता क्या है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपके सामने। और ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम आगे जिक्र करेंगे। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप सीजन 4 बिग बॉस में गए थे, सीजन 4 था वो शायद? सीजन 4 था। हाँ, तो जब भोजपुरी स्टार्स गए हैं बिग बॉस में, मतलब वो एक है ना, गर्दा मचा दिया, भौकाल मचा दिया, ये वाली लैंग्वेज जो चल रही है। आपका भी सीजन जबरदस्त था, अब 14वां सीजन है। मुझे तो लगता नहीं आपको टाइम मिलता होगा देखने का, लेकिन डिफरेंस कितना पाते हैं अपने सीजन से और अब वाले सीजन में? देख रहे हैं वैसे? देखिए सीजन 4 जिसमें हम लोग थे ना, सेलिब्रिटी वाइज वो बेस्ट सीजन था। खली थे, श्वेता तिवारी थी, पैमेला एंडरसन थी, इसके बाद समीर सोनी थे, अस्मित पटेल थे, आंचल थी जो मॉडलिंग की दुनिया की बहुत बड़ी नाम है, और वो एक बहन भी थी जो 18 साल वो डकैत हो गई थी। अच्छा। मतलब वो सीमा परिहार, उसकी अपनी एक कहानी थी। तो डॉली बिंद्रा भी थी। तो वो सेलिब्रिटी स्टेटस के हिसाब से उसके बाद में बाकी सेलिब्रिटी डर गए, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये तो अंदर कर लेगा बिग बॉस, बाकी ये बहुत उतारेगा। तो उसके बाद का जो आने लगे, लोग अच्छे आते हैं लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत बड़ी हो ऐसा कम दिख रहा है। एक नवजोत सिंह सिद्धू जी आए थे, बाकी उनको जल्दी निकलना पड़ गया था। मेरा मानना है कि बिग बॉस जिस तरह का शो है ना, कोई भी बहुत बड़ी शख्सियत उसमें जाने से डरेगा, क्योंकि वो सबकी उतरती है वहाँ। वो सब कुछ नेचुरल होता है ना। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल नेचुरल है। कोई डायलॉग वहाँ किसी को सिखाया नहीं जाता, सिचुएशन दी जाती है। सिचुएशन दी जाती है और फिर वही सिचुएशन हमने भी आपकी देखी थी। अरे बाप, याद मत दिलाओ हमको तो बिग बॉस की याद आते ही लगता है कोई ढकेल न दे उसमें से। लेकिन ठीक है, एक ऐसा शो है जिसमें जाने के बाद आप खुद को भी देख सकते हो कि आप के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। क्योंकि जहाँ 50 दिन आपको 24 घंटे कैमरे के सामने रहना पड़े, सब कुछ निकल के आ जाता है। कितना दिन आप फेक बनेंगे? कितना दिन फेक? सही बात है।
तो देखिए ये जो बहुत सारे सवाल थे मेरे, मुझे जवाब मिल गए, और आप जो कुछ सुनना और देखना चाह रहे थे मनोज तिवारी से, वो आपके सामने आ गया, क्योंकि पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि किस टॉपिक पे बात छोड़ दे ये समझ नहीं आता। एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पूरे बातचीत में मैं सबसे ना प्रार्थना करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया को बचाओ। सोशल मीडिया पे आजकल इतनी नफरत भरी बातें होने लगी हैं, इतनी कमेंट्स इतनी गंदी गंदी होने लगी हैं। आप किसी भाव से उसको किसी भाव में किसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी के विरोध में जा सकते हो, लेकिन गाली गलौज मत करो। भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा को रखो। मेरा मानना है, मैं अभी आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि सबकी बातों का एक तर्क होना चाहिए, सत्य की खोज होनी चाहिए, तब जाके भारत का सोशल मीडिया, हम पूरे भारत को विश्वगुरु बनाने में सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब जाते जाते मुझे एक सवाल और याद आ गया जो शायद मैं छोड़ देती, लेकिन मुझे याद आ गया। फिल्म सिटी आ रही है यूपी में, योगी आदित्यनाथ ऐलान कर चुके हैं। उधर शिवसेना पूरी तरीके से जोश में है कि हम कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं जाने देंगे। ये अनाड़ी पन्ने वाला डायलॉग है। कौन ला रहा है वहां से? गोरेगांव की फिल्म सिटी उठा के लाएंगे? कौन ला रहा है? वही तो, वो वहां से बोल रहे हैं हम नहीं जाने देंगे। वो क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ राजनीतिक गलतियां की हैं। अब आप बताओ कि महाराष्ट्र में काम करने वाले एक्टर्स को सुरक्षा क्यों हो रही है? हम अगर एग्जैक्टली एक दो एग्जाम्पल देना चाहें, कंगना को सुरक्षा क्यों हुई, या सुशांत के लोगों को क्यों, परिवार को सुरक्षा क्यों हुई? ये नहीं होना चाहिए था। कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी है वो सजा पाएगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री के लोगों के साथ बदले की भावना से काम करेंगे तो, और नई फिल्म इंडस्ट्री बनने की बात हो रही है, तो वो डर आपको सता रहा है कि यार हमको लोग बुरा कहेंगे। कह रहे हैं। बाकी तो जितना फिल्म सिटी बढ़ेगा उतना ही भारत का सिनेमा मजबूत होगा। महाराष्ट्र सरकार को किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में भी शूटिंग होगी, उत्तर प्रदेश में भी शूटिंग होगी। अब कल मुझे एक राजू श्रीवास्तव की बात बहुत अच्छी लगी। कंपटीशन करना है तो महाराष्ट्र सरकार को एक और फिल्म सिटी बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया, अपने यहाँ महाराष्ट्र में। बिल्कुल, हाँ सही बात है। ये लॉजिक थोड़ा सा अजीब था कि हम जाने नहीं देंगे। अच्छा, जाते जाते देखिए एक लास्ट और सवाल, वो ये कि कंगना की खबरें हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा जिक्र आपने किया, कंगना की ऐसी खबरें हैं कि वो और 2-4 साल बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। कुछ है सियासी गलियारों में, ऐसी खबरें आप तक पहुंची हैं कुछ? नहीं, हम लोगों को ऐसी बातें नहीं पहुंचती हैं। और देखिए, जब आप खुल के अपना विचार रखेंगे ना, तो अगर वो बातचीत किसी विचारधारा से जुड़ रही है, अब राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, ये तो अजीब सी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र सर्वोपरि है उनके लिए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है, तो फिर ये ईश्वर की कृपा है हमारी पार्टी पर। बिल्कुल, और ऐसे में अगर कयास लगाए जा रहे हैं तो लगते रहें, जब कुछ होगा तो सामने आ ही जाएगा। रोका थोड़ी है, वो आए तो अच्छा है। बिल्कुल, वो आ जाएं, कल आप आ जाओ राजनीति में। बिल्कुल। कल वो अभी पहले क्या नाम ले रहे थे, अभी इसके पहले कोई नाम लिया था आपने ना? सोनू सूद। हाँ, सोनू सूद। अब कल सोनू सूद आ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रही है, बाहें खोल के स्वागत करती है। और मैं तो आपके चैनल पे बोलूं, जो दिल्ली में है, जिसको राजनीतिक इंटरेस्ट है, वो हमसे आके मिले, हम उसको प्लेटफॉर्म देंगे। तो मैं आ जाती हूँ फिर। आना चाहिए, पत्रकार को आना चाहिए, एडवोकेट को आना चाहिए, हर समाज सेवी को आना चाहिए, क्योंकि कोई भी नागरिक जब वो वोट देता है तो वो राजनीति से अलग नहीं है। वो सोच रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है, और वही मालिक है देश का, समाज का। वो राजनीतिक व्यक्ति है। कब वो राजनीति में खुल के कदम रखता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो ये मनोज तिवारी, जो कि हमेशा से बेबाकी से बोलते हैं, जो भी उन्हें बोलना होता है अपनी बात रखते हैं, इसी तरीके से उन्होंने हमारे जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।